नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। हमने CET के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो है जो राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10 की बुक है उसका अध्ययन हम इस सीरीज में कर रहे हैं। अगर आप पिछला जो LDC का एग्ज़ाम हुआ था अभी LDC का, वनपाल का, ठीक है, और जो पिछला CET हुआ था उनका अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ से कम 60 से 70% क्वेश्चन हुबहू पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इस सीरीज को लगातार जारी रखने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आज का जो हमारा टाइटल रहेगा वो है हमारा राजपूतों की उत्पत्ति, कि जो राजस्थान के राजपूत है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अगर आपको ये क्लास समझनी है तो आप पहले जो पिछली क्लास है उसको लेकर ही इस क्लास में एंट्री करें। तो सबसे पहले हमारा टाइटल है राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो कि गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। हर्षवर्धन क्या था? भारत का एक बहुत महान शासक था। ठीक है, जो उसके समय में पूरे भारत में जो एकता थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? खत्म होने लगी और अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे, मतलब आपस में युद्ध करते थे। छोटे छोटे राज्य थे जो इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। ठीक है, जो राजस्थान में जो राजवंश उभरा उन्हें हम क्या कहते थे? राजपूत। ठीक है, और जो दक्षिण में उभरे उसे पल्लवी राजवंश, चोल राजवंश, और जो यूपी में उभरे उसे कन्नौज। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजवंश उत्पन्न होने लगे। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास को क्या कहते हैं? हम राजपूत काल कहते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे मतलब राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक वे समय भारत के राजपूत युग कहा जाता है। ठीक है, जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो युग है उसे क्या कहते हैं? हम उसे राजपूत युग कहते हैं। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखना। ठीक है, पूछा जाएगा सीधा कि कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी के काल को हम राजपूत युग कहते हैं, तो कौन सा जाएगा? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य के काल को। आगे थे कि राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। ठीक है, राजपूत कौन थे, मतलब राजपूत कहाँ से आए थे? विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रचलित किए हैं। जो विद्वान है उन्होंने अनेक मत दिए हैं कि राजपूत यहाँ से आए थे। भाई कोई का अग्निकुंड से, कोई कहते हैं सूर्य के भगवान के अवतार है, कोई विष्णु के बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कहाँ से आए थे इसके मत में क्या है? उलझन है। किंतु ऐसा कोई मत नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो, मतलब ऐसा कोई मत नहीं दिया किसी ने कि हम मान सके कि हाँ राजपूतों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। गौरी हीरा शंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। उन्होंने कहा है कि राजपूत का जो शब्द है वो प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। जो प्राचीन काल के ग्रंथ हैं उसमें भी इसका प्रयोग मिल जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक बाणभट्ट और हरीश चरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चीनी यात्री हेंगसांग ने भी हर्षवर्धन के समय आया था राजपूतों राजाओं की कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। ठीक है ना, कहीं तो उसने क्या लिखा है? क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, हीराचंद ओझा कह रहा है कि यह एक सर्वमान्य मत नहीं है जो मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, राजपूत शब्द। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। ठीक है, जो क्षत्रिय होते थे ना, जो युद्ध में निपुण थे, उनके लिए जो राजपूत शब्द था वो शब्द अवश्य ही प्रयोग किया जाता था। आगे पंक्ति में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, जिससे मत एवं उस पर अन्य
विद्वानों की टिप्पणी को हम जानेंगे, ठीक है ना, क्या क्या मत कौन कौन से विद्वान ने दिए है। अब से सबसे पहले आ जाएगा वैदिक आर्यों का संतान। जो वैदिक आर्य थे ना, आर्यों की संतान किसने बताया है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ग की संतान मानते हैं। यहाँ से 100% सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विद्वान के अनुसार जो राजपूत थे वो वैदिक आर्यों की संतान है। तो किसके संतान आ जाए, किसके अनुसार आ जाएगी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य की, ठीक है ना। ये दो जो विद्वान है वो क्या मानते हैं? वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। इसके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रिय की तरह अश्व तथा अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे। इसने किसके आधार पर कहा है कि ये आर्यों की संतान थे? इसने कहा कि जो राजा हैं, राजपूत हैं, वो भी प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व मतलब घोड़ा और अस्त्र की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ एवं बलि में भी इसका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी प्रमाणित होता है कि ये आर्य की संतान है, ठीक है ना। आप तो सिर्फ 2 फैक्ट याद रखना कि हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो किससे हुई थी? वैदिक आर्यों से, ठीक है। अगला आता है हमारा अग्निकुंड से उत्पन्न। जो अग्निकुंड से उससे उत्पन्न हुए उसको कौन कौन मानता है? चंद्रबरदाई, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज के राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। जो चंद्रबरदाई है उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। उसमें लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, ठीक है। क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी एवं मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे, ठीक है। जो विश्वामित्र है, गौतम है, अगस्त्य ऋषि है, वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। कहाँ पे? आबू पर्वत पर। और जो राक्षस थे उन्हें अशुद्ध कर देते थे, अपवित्र कर देते थे, ठीक है। वरिष्ठ मुनि ने इनके निपटाने हेतु यज्ञ कुंड में 3 योद्धा उत्पन्न किए। जो वरिष्ठ मुनि है उन्होंने क्या किए? 3 योद्धा उत्पन्न किए अग्निकुंड से, जो क्या थे? परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि वशिष्ठ मुनि ने जो अग्निकुंड से योद्धा उत्पन्न किए थे उनका क्या क्या नाम था? तो परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वरिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था। इसका नाम था चौहान, ठीक है। चौहान, ठीक है। चौथा कौन था? चौहान, ऐसे याद रखना आप। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यही याद रखना कि चंद्रबरदाई के अनुसार उत्पत्ति किससे हुई? राजपूतों की अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई अग्निकुंड से। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो वैज्ञानिक युग है उसने इस कथा को नकार दिया है, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्य की प्रस्तुति है। अगला आता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति। जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई उसको कौन कौन मानता है? तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति देखते हैं कौन कौन मानता है। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई है, ठीक है। ब्राह्मण और भंडारकर, आप ऐसे ध्यान रखना, जो ब्राह्मण है उनका जो भंडार है वो हमेशा भरा रहता है। तो ब्राह्मण से क्या हो गया? भंडार करने माना है। उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताइए। राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। जो उसका स्रोत बताते हैं वो कौन सा बताते हैं? बिजोलिया शिलालेख। इसमें यदुवंशी चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए। जो वासुदेव चौहान थे ना, जो सांबर के चौहान थे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? ब्राह्मणों से। कौन से? नागर ब्राह्मणों से। और जो उसका उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में।
इसके अतिरिक्त इसके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का एकाट्य प्रमाण है। ठीक है, जो अवंती सुंदरी थी उसका विवाह किससे हुआ था? राजशेखर ब्राह्मण से। इस कारण क्या हुआ? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से मानी जाती है। डॉक्टर गोपी शंकर ने भी मेवाड़ के राज गुलोहित को नागर जाति के ब्राह्मण गुहादित्य का वंशज बताया है। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने भी। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण थे तो वो ब्राह्मणों से बताएंगे, आप ये याद रखना। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहिलोत की संतान थे। ठीक है, तो ये तीन कौन कौन से आ जाएंगे ब्राह्मण से उत्पत्ति के? डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और महाराणा कुंभा। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। ठीक है ना, दशरथ शर्मा इसको स्वीकार नहीं करते। इसके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे। इसी कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। ठीक है, जो गोपीनाथ शर्मा है वो तो क्या करता है? ब्राह्मणों से जो उत्पन्न हुए थे उसका समर्थन करता है, और जो ये है ना दशरथ शर्मा, ये क्या है? इसको नकारता है। आगे रहता है विदेशियों से संतान उत्पत्ति। अब विदेशियों से कौन कौन बताता है कि विदेशियों से इनकी उत्पत्ति हुई? राजस्थान के इतिहासकार जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सिथिलियन जाति के वंशज थे। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इसका मत है कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारियों के रूप में भारत आई। ठीक है, जो विदेशी मानते हैं, विदेशियों से उत्पत्ति मानते हैं, उसमें कौन है? कर्नल जेम्स टोड। जो ये क्या कहते हैं कि जो आक्रमणकारी विदेशी भारत आए वो यहीं पे रहने लगे और उसी से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं कारण विदेशी राजपूतों को तब जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक एवं सिथिलियन प्रमाणित करते हुए तर्क दिया है। आप तो बस ये बात ध्यान रखना कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो कौन से उससे विदेशियों राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं? विदेशियों से। कौन सी जाति के द्वारा? शक और सिथिलियन जाति के द्वारा। ठीक है, शक और सिथिलियन जाति के द्वारा मानते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज शक, सिथिलियन और हुणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अंततः दोनों जातियां एक ही है। ठीक है, जो विदेशियों के और जो हमारे राजपूत है उनकी ये जो संस्कृति है वो आपस में मिलती है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों का संतान बताया है। और जो V.S. स्मिथ है इसने किसका संतान बताया है? हुणों की संतान बताया। ठीक है, आप दो बात ध्यान रखना बस। आगे रहता है इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूत ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। ठीक है, जो राजपूत है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम विदेशी है। इनके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा से बताते हैं। ठीक है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? सूर्य एवं चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज की शक या सिथिलियन के रीति रिवाजों में साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उसके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व ही भारत में प्रचलित थे। जो इस मत का खंडन करते हैं वो कह रहे हैं कि जो उनकी आप बता रहे हो ना कि इनकी जो संस्कृति थी मिलती जुलती थी, वो गलत है, क्योंकि जो शक और कुषाण भारत आए थे उससे पहले ही राजपूतों की जो संस्कृति वो भारत में विद्वान थी। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी एवं अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसे कि महाकाव्य में साक्ष्य में प्रमाणित होता है। जो अश्वमेघ था वो पहले से यहाँ होता आया था। उपयुक्त समस्त विवरणों से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विदेशियों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों के वंशज से स्वीकार करते हैं। ठीक है, हमने जो पीछे बताया, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं ही समाहित कर लिया। स्वयं में क्या कर लिया? समाहित कर लिया, यहाँ की संस्कृति अपना कर, क्योंकि विदेशियों का प्रभाव भारत में क्या ज़्यादा
बढ़ने लगा था। ठीक है, अगर एक पक्ष ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ाने लगेगा तो हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त होती चली जाएगी। डॉक्टर कानूनगो ने भी ठीक ही लिखा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युद्ध में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल और क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। जो क्षत्रिय की परंपरा है वो भारत के राजपूतों ने बनाए रखी, इसलिए हमारे जो भारत के राजपूत है वो बहुत ही महान राजपूत कहलाए। ठीक है, जो हमारा अगला टाइटल है वो है राजपूतों के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। जो भी गुहिल हुआ, मारवाड़ हुआ, चौहान वंश हुआ, उनका परिचय हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आप इस सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा डाउट सॉल्व हो रहे होंगे और आपको सीटी में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।